नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल एनपीएस सिविल सर्विसेज पे हार्दिक स्वागत है। जो कि ये जो चैनल है वो पूर्ण रूप से यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है। ठीक है, आज की हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएससी के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी क्या है। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे इसमें? हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी जो है आपकी क्या है, यूपीएससी के तहत होने वाली कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, इसके तहत कौन कौन सी पोस्ट जो है आपको अलॉट की जाती है, फिर इसके लिए आपकी मिनिमम शैक्षिक योग्यता और आयु कितनी होनी चाहिए, फिर आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने दिए जाते हैं, फिर इसमें जो सबसे चर्चित आपकी सबसे प्रेस्टिजियस जो पोस्ट होती है आईएएस की, तो ये क्या है, इसकी परीक्षा कितने चरणों अर्थात कितने स्टेज में जो है कराई जाती है, फिर प्री मेंस इंटरव्यू ये क्या है, और इसके बाद में जो है परीक्षा का पैटर्न क्या है, फिर ट्रेनिंग के बारे में, वेतन, सुविधाएं और पावर के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली ही इंफॉर्मेशन जो है वो देने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखें, शुरू करें। चलिए, कह रहे यूपीएससी क्या है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। नेक्स्ट है, यह कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करता है। शायद आप पहली बार जानेंगे कि यूपीएससी इतने सारे एग्जाम्स को जो है कराती है। इधर आ जाता हूं। ठीक है, जो सबसे पहला और सबसे प्रेस्टिजियस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी कराती है उसका नाम है यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा सीएसई। ठीक है, ये पर अधिकतर लोगों से पूछो कि भाई किसकी तैयारी करते हैं, तो वो कहते हैं यूपीएससी की। वो पूरा नाम नहीं लेते कि यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो उसमें किस चीज की तैयारी करते हैं? क्या आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर इनमें से जो नीचे है उसमें से किसी की आप तैयारी करते हैं? फिर इसके बाद में जो दूसरा एग्जाम होता है उसको बोलते हैं संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा सीडीएस। थर्ड जो है वह भारतीय वन सेवा परीक्षा आईएफओएस। हालांकि ये जो परीक्षा है इसको हम इसके तहत ही इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि इसका प्री जो है वो इसी के साथ में होता है, लेकिन मेंस इसका अलग होता है और बाद का रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, वो इसके बाद ही इसका आता है। फिर अगली है इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा जिसे हम शॉर्ट में ईएसई कहते हैं। फिर है इसके बाद में संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा जिसे हम शॉर्ट में सीएमएस कहते हैं। फिर इसके बाद में जो है जिसे हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा अर्थात एनडीए कहते हैं। फिर है नौसेना अकादमिक परीक्षा। फिर भारतीय आर्थिक सेवा जिसे हम शॉर्ट में आईईएस कहते हैं। फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसे हम सहायक कमांडेंट की परीक्षा कहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। हालांकि इससे ज्यादा भी यूपीएससी और भी एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, लेकिन जो मेनली है वो इतनी ही आपकी परीक्षाएं मुख्य रूप से हैं। ठीक है, तो क्या आपने आज पहली बार जाना होगा कि यूपीएससी इतने सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। मैं कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप सब्सक्राइब तो करें ही करें, प्लस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोग हैं जो करते तो हैं तैयारी लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है, तो उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके और वो अपने डाउट्स को दूर कर सके। फिर देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रेस्टिजियस जो है एग्जाम होता है यूपीएससी सीएसई। सीएसई का मतलब यहाँ पे क्या है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है,
इसमें कौन कौन से देखते हैं कि पद होते हैं, क्योंकि एग्जाम तो बहुत टफ माना जाता है, टफेस्ट एग्जाम होता है। आखिरकार में अगर हम इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे तो हमें कौन कौन से पोस्ट जो है वो अलॉट किए जा सकते हैं। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद आईएएस अधिकारी बनने के अलावा कई विभागों में हायर पोस्ट पर कैंडिडेट्स की पोस्टिंग की जाती है या रैंक के आधार पर उन्हें सेक्शन अलॉट होते हैं। यूपीएससी के तहत मुख्य रूप से 3 पोस्ट होती हैं। मुख्य रूप से का मतलब सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस है, जिनको पाने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा आतुर रहते हैं, बार बार अटेम्प्ट देते रहते हैं, इवन उनका सिलेक्शन जो है वो यूपीएससी में हो जाता है, लेकिन उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है क्योंकि वो बनना चाहते हैं या तो आईएएस या आईपीएस या फिर आईएफएस। तो जानते हैं इसमें कौन कौन से जो है पद आपके होते हैं। तो पहला और जो सबसे सुपर पद माना जाता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो आईएएस का माना जाता है, जिसे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। फिर सेकंड पे आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। ये एक ऐसा पद है जिसमें कुछ उनके फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल मानक भी होते हैं कि आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए। अगर आपकी हाइट प्रॉपर नहीं है तो आप इस पोस्ट को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुलिस लाइन की पोस्ट है। फिर आईएफएस, इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट ये जो है मानी जाती है, सैलरी, सुविधाएं, पावर, सारी चीजें ही इसमें जो है आपको दी जाती हैं। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है ना, ये जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विस की पोस्ट है। फिर आईआईएस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो जब कोई जो है यूपीएससी क्रैक करता है और उसकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो फिर उनको जो है इनमें से नीचे वाली पोस्ट ही अलॉट की जाती है। नेक्स्ट है आईपीएस, बिल्कुल, लेकिन ये वाला आईपीएस नहीं है, पुलिस वाला आईपीएस नहीं है, ये इंडियन पोस्टल सर्विस। जो डाक सेवा होती है तो उसमें जो है जिन्हें आईपीएस, ये वाला आईपीएस अलॉट किया जाता है तो उनकी तैनाती जो इस विभाग में होती है। फिर आईआरएस, इंडियन रेलवे अकाउंटेंट सर्विस। नेक्स्ट है आईटीएस, इंडियन ट्रेड सर्विस। फिर है आईएएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विस। फिर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। यहां पे थोड़ा सा अंतर समझना, एक ये वाला आईएफएस है और एक ये वाला आईएफएस है, ठीक है, दोनों में अंतर है। ये फॉरेस्ट जो वन होते हैं तो ये वन विभाग की पोस्ट होती है, ये आपकी फॉरेन विभाग की पोस्ट होती है। जो भारत के राजदूत कह सकते हैं या जो उच्च आयुक्त होते हैं या जिन्हें एम्बेसडर कहते हैं, वो उनकी तैनाती भारत के बाहर विदेशों में होती है, लेकिन वो काम भारत के लिए ही करते हैं। तो उनको कौन सी पोस्ट अलॉट की जाती है? आईएफएस की पोस्ट जो है अलॉट की जाती है और बहुत अच्छी सर्विस मानी जाती है। पावर भी आपके पास खूबी होती है, सेवा जो है अन्य भी जो सुविधाएं आपको हैं वो भी दी जाती है और सैलरी भी आपकी बहुत ही ठीक ठाक होती है। आपको पता होगा जो वर्तमान के हमारे क्या कहते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहले अमेरिका में शायद भारत के राजदूत के रूप में ही तैनात थे, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद जी। फिर आईडीएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। लास्ट में आईसीएफएस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस। तो मुख्य रूप से तो इतनी ही पोस्टें हैं, लेकिन इस जो आपका एग्जाम बोला जाता है यूपीएससी सीएससी, ठीक है, तो उसमें लगभग में 20 से 22 पोस्ट आपकी होती हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताई है वो मुख्य हैं। इसके बाद में भी, इसके अलावा में भी आपकी 4-6 पोस्ट हैं जो मैंने नहीं ली हैं। फिर देखते हैं कि भाई ठीक है, हमने मन बना भी लिया, हमें तैयारी भी करनी है, लेकिन जो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हम कब फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाएंगे, कब अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पे माफी चाहूंगा, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? तो मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फिर एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो 21 ईयर की फ्रेंड्स मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए। फिर है क्या मैक्सिमम भी एज है? तो बिल्कुल मिनिमम एज तो है ही है 21 वर्ष प्लस मैक्सिमम एज भी, वो भी कैटेगराइज वाइज है, ठीक है, कैटेगरी वाइज है। जनरल
कि मैक्सिमम एज 32 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ओबीसी की 35 से अधिक एज नहीं होनी चाहिए, एससी और एसटी की अधिकतम 37 वर्ष से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी की 42 वर्ष से अधिक आयु जो है आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें जो है फ्रेंड्स आपको अटेम्प्ट दिए जाते हैं कि अगर आपने इससे ज्यादा इतने अटेम्प्ट कर लिए तो इसके बाद में आप फिर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यद्यपि आप अपनी एज की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं फिर भी, ठीक है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को कितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट ही उन्हें दिए जाते हैं। ओबीसी को कितने अटेम्प्ट दिए जाएंगे, तो ओबीसी को 9 अटेम्प्ट ही मैक्सिमम जो है दिए जाते हैं। एससी और एसटी के लिए कोई भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि उन्हें अनलिमिटेड बार जो है परीक्षा देने का मौका दिया जाता है, लेकिन एज का बाउंडेशन है 37 ईयर तक ही आप अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? बहुत आसान शब्दों से मैं बता रहा हूं। फिर पीडब्ल्यूबीडी 9 अटेम्प्ट दिए जाएंगे फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। जो एससी और एसटी कैटेगरीज के जो पीडब्ल्यूबीडी होंगे तो उन्हें जो है अनलिमिटेड ही अटेम्प्ट आपके दिए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पीडब्ल्यूबीडी जानते हो ना, जो जैसे फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, किसी की उंगली नहीं है, हाथ नहीं है, कोई देख नहीं सकता, तो इस तरीके से, ठीक है ना, जिनके शरीर का कोई बाहरी अंग प्रॉपर काम नहीं करता है, जिन्हें हम अपंग बोल देते हैं, तो उनके लिए। चलिए आगे देखें। अब देखते हैं कि भाई यूपीएससी सीएसई जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसकी स्टेज कितनी होती हैं, वो कितने चरणों में आयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होता है जिसे प्रिलिमिनरी भी बोलते हैं, मेंस होता है और उसके बाद लास्ट में होता है इंटरव्यू, तब जाके कहीं फाइनल जो है आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। अगर आप उसमें आ जाते हैं तो आपको जो है रैंक वहां पे प्रोवाइड की जाती है। पोस्ट किस हिसाब से मिलती है, तो पोस्ट 2 चीजों के ऊपर जो है फ्रेंड्स डिपेंड करती है। एक तो आपको रैंक कौन सी दी गई है, एक जो है आपने डैफ में जो रैंक भरी थी तो उनका सीक्वेंस क्या है, आपने पहली कौन सी पोस्ट भरी है, उसके बाद में कौन सी पोस्ट भरी है, उसके बाद में पोस्ट कौन सी भरी है, ठीक है। चलिए प्रिलिमिनरी एग्जाम जो प्री होता है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक को हम जनरल स्टडीज फर्स्ट या फिर जीएस फर्स्ट बोलते हैं, जो कि 200 मार्क का होता है, अधिकतम मार्क है ये 200, और जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, आप समझ सकते हो। तो एक क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होता है। माइनस मार्किंग इसमें होती है 1/3 की, इसमें माइनस मार्किंग होती है। हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन इसमें स्किप करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है कोई माइनस मार्किंग नहीं अप्लाई होती है, मतलब उस क्वेश्चन पे माइनस मार्किंग अप्लाई नहीं होगी। कहने का मतलब है उसके एवज में कोई भी नंबर आपका काटा नहीं जाएगा। फिर जो जनरल स्टडीज सेकंड जिसे हम सीसैट बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम सीसैट बोलते हैं। सीसैट का मतलब क्या होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी मार्क जो होते हैं वो बराबर होते हैं, 200 का ये भी था, 200 का ये भी है। इसमें 100 क्वेश्चन थे लेकिन इसमें 80 ही क्वेश्चंस होते हैं। इसका मतलब है हर क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है। माइनस मार्किंग इसमें भी सेम है 1/3 की, और माइनस मार्किंग इसमें भी सेम है 1/3 की। फिर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीसैट आपका होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात आपको 33% नंबर जो सीसैट होता है उसमें लाना आवश्यक होते हैं। 33% का नंबर है, मतलब है कि 66 नंबर कम से कम आपके फ्रेंड्स होने ही चाहिए इसमें, ठीक है ना, कम से कम इतने होने चाहिए। नहीं तो आप इसमें चाहे कितने भी अच्छे मार्क ला दें, अगर आपने यहां पे मिनिमम 66 अर्थात 33% नंबर नहीं अचीव कर पाए तो आप
प्री में फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर वाला आप पेपर पास नहीं कर पाए। ठीक है ना। चलिए मेंस एग्जाम देखते हैं कि भाई अगर आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो फिर मेंस एग्जाम में कितने एग्जाम्स होंगे, उनकी जो मार्किंग कैसे होगी, मतलब कितने पेपर होंगे, प्रत्येक पेपर कितने नंबर का होगा, ऑप्शनल कितने होते हैं, उसके कितने पेपर होंगे और उनमें जो है मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी अगर आपने जल्दी से तैयारी शुरू की है तो रियल में आपको अभी जो है मेंस एग्जाम के बारे में प्रॉपर पता नहीं होगा। ठीक है। जो सबसे पहले इसमें सबसे पहले मतलब जो शुरुआत में मेंस एग्जाम होगा तो सबसे पहले तो उसमें क्वालिफाइंग जो नेचर के पेपर्स होंगे वो आपको देने होंगे। ये दो पेपर होते हैं, एक को हम पेपर ए बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि आप जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा चुन सकते हैं। अधिकतर बच्चे जो उनकी मातृभाषा होती है वो वही चुनते हैं, जैसे हिंदी चुन सकते हो, आप दक्षिण भारत से आ रहे हो तो आप कन्नड़ चुन सकते हो, आप तेलुगु चुन सकते हो, आप उड़िया चुन सकते हो, मतलब जिस भी भाषा में आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उस भाषा को आप ले सकते हैं। ठीक है। फिर जो पेपर बी है ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी है, ये आपका इंग्लिश में ही रहेगा। दोनों के मार्क जो होते हैं फ्रेंड्स वो 300 ही होते हैं। 300 का ये वाला होगा, फर्स्ट पेपर भी आपका 300 का होगा और 300 का आपका जो है बी पेपर बी यानी इंग्लिश जो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो भी आपका 300 मार्क का ही होगा। फिर आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अटेंशन के साथ में इस चीज को सुनना है और समझना है। ये जो दोनों पेपर होंगे ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। इसमें क्वालिफाइंग का मतलब क्या है? इसमें क्वालिफाइंग का मतलब है कि टोटल मार्क के कुल मिला के आपको 25% नंबर ही प्राप्त करने होंगे, अचीव करने होंगे। कितने? यानी 75 नंबर, प्रत्येक में 75 नंबर आपके आने चाहिए, तभी आप जो है इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट डाउट आपका हो सकता है कि ठीक है, मान लो किसी स्टूडेंट का ये पेपर क्वालिफाई ही नहीं हुआ तो क्या नीचे वाले पेपर जो ये वाले पेपर हैं तो क्या हमें नहीं देने दिए जाएंगे? बिल्कुल आपको देने दिए जाएंगे पेपर, लेकिन इनकी मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। इसलिए जरूरी है, जब मार्किंग ही नहीं होगी, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी तो आप फेल ही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आपकी कॉपी चेक नहीं की गई। तो इसीलिए आवश्यक है कि अभी जो मेंस में दो पेपर जो भाषाओं के लिए जाते हैं तो उनमें क्वालिफाई करना अति नहीं बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आपके जो नीचे वाले पेपर हैं मेंस के, इनकी कॉपी चेक की जाएगी। अब देखते हैं ये जो पेपर्स हैं आपके कितने हैं, थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अरे भाई चलिए कोई ना। हाँ, तो ये कितने हैं थोड़ा सा देखते हैं इनके बारे में। तो हाँ, जो आपकी रैंकिंग या फिर मेरिट बनेगी वो इन नंबरों पे बनेगी। तो ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर के नहीं है, इनमें आपको बढ़िया मार्क लाने पड़ेंगे तभी आप जो है मेंस एग्जाम क्रैक करेंगे। तो जो पहला पेपर आपका होगा, ठीक है, तो ये ऐसे का होगा जिसे फर्स्ट पेपर बोलते हैं और ये 250 नंबर्स का होता है, 250 मार्क का होता है। फिर जो सेकंड पेपर होगा वो जीएस फर्स्ट का होगा, ये भी आपका 250 मार्क का ही होगा। फिर जो पेपर आपका थर्ड होगा वो जीएस सेकंड का होगा और ये भी आपका 250 मार्क का ही होगा। फिर पेपर जो आपका फोर्थ होगा जिसे जनरल स्टडीज थर्ड कहते हैं, ये भी आपका ऊपर वाले जितने मार्क के पेपर थे उतने मार्क के ही होंगे। फिर जो पेपर आपका फिफ्थ होगा अर्थात जनरल स्टडीज जो फोर्थ होता है जिसे हम इथिक्स बोलते हैं, ये भी आपका 250 नंबर का ही होता है। समय आपको सब में सेम दिया जाता है, समय सभी में आपको 3 घंटे ही दिया जाता है। शायद मैंने समय लिखा भी नहीं है कहीं पे, लेकिन मैं बता रहा हूं मैंने लिख भी दिया। कितना समय दिया जाएगा? तो 3 घंटे का समय जो है दिया जाता है। फिर आगे वाले पेपर देखें।
अब बात आ जाती है ऑप्शनल। अब बात किस, वो तो कंपलसरी है, ये जो ऊपर वाले पेपर हैं ये सभी को देने ही पड़ेंगे और सभी के लिए सेम होते हैं, इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके ऑप्शनल होंगे इनमें आप चेंजमेंट कर सकते हो, जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। जैसे कि अभी जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो हिंदी भाषी हैं या जिनकी भाषा हिंदी है, तो हिंदी साहित्य जो सब्जेक्ट है वो अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल के रूप में स्टूडेंट चुनते हैं तो उनके मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, उसमें बढ़िया मार्किंग जो है आपकी आती है। तो और ठीक है, तो आपको जो है 2 ऑप्शनल लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमने हिंदी साहित्य फर्स्ट ले लिया तो कोई भी आपको जो है सॉरी यहां पे माफी चाहता हूं, यहां तक तो हो ही गया ना, यहां तक हो गया था ऑप्शनल सब्जेक्ट, लेकिन ऑप्शनल तो 300 का होता है शायद, आई थिंक मैंने यहां पे कुछ जो है मिस्टेक कर लिया है। नहीं सही है, 250 मार्क का ही होता है, सॉरी 300 मुझे लग रहा था, लेकिन 300 का बिल्कुल नहीं होता, 250 मार्क का ही एक पेपर होता है ऑप्शनल वाला। जो ऑप्शनल जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे तो उसके 2 पेपर होंगे, पहला पेपर 250 का और सेकंड वाला भी आपका 250 का होता है। अगर हम इन्हें जोड़ें, जो जिनके आधार पे मेरिट बनेगी मेंस एग्जाम में, तो उनका कुल टोटल हो जाता है आपका 1750 मार्क का, ठीक है। फिर लास्ट में जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको लास्ट में जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू जो है वो आपका 275 मार्क का होता है, ठीक है। चलिए आगे जाने। हाँ, जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, फाइनल का मतलब जो प्रॉपर सिलेक्शन वाली कट ऑफ बनती है, तो उसमें जो है आपके मेंस के एग्जाम जोड़े जाते हैं, और फिर मेंस के मार्क, मैं एग्जाम शायद कह गया हूं तो माफी चाहता हूं, मेंस के मार्क आपके जोड़े जाएंगे और प्लस जो है इंटरव्यू के मार्क जोड़े जाएंगे, तो टोटल में जो मार्किंग होती है वो 2025 पे मार्किंग होगी। एक यहाँ पे शॉकिंग चीज ये आप समझ लीजिए, अगर आप कट ऑफ वगैरह नहीं देखते हैं, ठीक है, तो आपको लगता होगा कि इसमें जो टोटल में 2025 है, इसमें कम से कम 1500 तो ला ही सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल है आप 1500 मार्क ले आ पाओ, क्योंकि इसमें जो टॉपर होता है ना, वो अगर 1000 से ज्यादा ले आता है नंबर, 1050 ले आए, 1060 ले आए, तो वो टॉप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखते हैं कि भाई 2024 का जो फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो उसकी जो है टोटल फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं, टोटल फाइनल कट ऑफ कितनी गई है, तो 947 गई है। किसकी? ये जनरल की बात मैं कर रहा हूं, किसकी बात? जनरल की, ठीक है। कितने में? तो अभी पढ़ा है 2025 में ये फाइनल कट ऑफ गई है जनरल वालों की 947, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो मार्किंग दी जाती है वो हाई स्कूल या फिर 12th एग्जाम की जो कॉपी चेक की जाती है उस हिसाब से मार्किंग नहीं दी जाती है। बहुत अच्छा आप पेपर करेंगे तब जाके कहीं आपको 45% या फिर 50% ही नंबर मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको नंबर नहीं दिए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो भी गया, तो फिर एक आईएएस ऑफिसर को सैलरी जो है वो कितनी दी जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी सैलरी की जो है मैंने एक पिक लगाई है, बहुत अच्छी है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे ही आप एग्जाम को क्रैक करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद में आपको जो है ट्रेनिंग पे बुला लिया जाता है, मंसूरी में जो ट्रेनिंग सेंटर है लवासना, वहां पे। तो शुरुआत में आपकी ट्रेनिंग जब होती है, जब आप एज ए एसडीएम काम करते हो, तो आपको इन हैंड में बता रहा हूं, इन हैंड का मतलब है सारे डिडक्शंस होने के बाद में आपको जो सैलरी दी जाती है वो 56,100 रुपए। सारे डिडक्शंस क्या होते हैं? जैसे आपको रहने के लिए मकान दिया जाएगा, बंगला दिया जाएगा, गाड़ी दी जाएगी, उसके बाद में और भी स्टाफ आपको दिया जाएगा, सिक्योरिटी आपको दी जाएगी, खाना बनाने वाला आपको दिया जाएगा। ये सारे कटिंग के बाद आपका जो है पीएफ कटेगा और भी बीमा वगैरह भी आपका कटता है। तो जो सारे डिडक्शंस है उनको छोड़ने के बाद
उनको हटाने के बाद आपको टोटल में कितनी सैलरी दी जाएगी? 56,100 रुपए। और ये लगभग में 3 साल तक इतनी रहती है। फिर जब आपकी पोस्टिंग हो जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में या फिर इससे ऊपर, ठीक है ना, जो एडीएम वगैरह होता है, आपकी जब जो है प्रमोशन हो जाता है आपका, तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ये हो जाती है, आप मान सकते हो 78,800, 80,000 के समथिंग में आप मान सकते हो। ठीक है, ये कब होगी? कम से कम जब आपको 3-4 साल तक काम करने का अनुभव हो जाएगा, तब होगी ये इतनी सैलरी। और ये इन हैंड है सब कटने के बाद। हालांकि सैलरी में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो है जैसे मान लो आप मुंबई में है तो आपका खर्चा वहां पे ज्यादा होगा, तो वहां पे आपको जो है महंगाई भत्ता थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से सैलरी थोड़ी बहुत जो है उसमें अंतर होता है। फिर जब आप जो है डिविजनल कमिश्नर बन जाते हैं, जिसे हम डीसी बोलते हैं, तो आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, 1,82,200 रुपए ये आपको इन हैंड मिलेंगे। ठीक है, और ये कोई ऐसे नहीं बन जाता है जब सर्विस करते हुए 10 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, 8 साल हो जाए, तब जाके आपको इतनी सैलरी जो है आपको दी जाती है। फिर जब आप चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं तो आपकी सैलरी एक सीएम से भी ज्यादा हो जाती है, 2,25,000 रुपए जो है आपको इन हैंड इतने रुपए दिए जाते हैं। ठीक है ना। फिर लास्ट में जो एक आईएएस ऑफिसर होता है, जो उसकी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सबसे जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा वो आपका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, क्योंकि इससे ऊपर आपका कोई भी अधिकारी नहीं होता है आईएएस के रूप में। ठीक है ना। तो ये चीज क्या क्लियर है? अच्छा, अगर चीजें सारी की सारी क्लियर हो रही हैं तो लाइक तो करना ही आपको है वीडियो को, और प्लस जो है शेयर भी करना है, ताकि हमें भी पता चले जो मैंने चीजें बताई हैं क्या आपको समझ में आई हैं, आप उनसे कितना सेटिस्फाई है या फिर कितना सेटिस्फाई नहीं है। तो सैलरी की बात हो चुकी है। अब देखते हैं कि आप इतना बड़ा एग्जाम क्रैक करते हैं, आप लगभग में 5 से 6 महीने तक, आप 5 से 6 साल तक आप जो है जी तोड़ मेहनत करते हैं, आप इतना ज्यादा रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो आपको सुविधाएं और पावर क्या क्या मिलने वाली हैं? तो सबसे पहले तो आपको रहने के लिए एक जो है आलीशान बंगला जो है दिया जाएगा। ये रियल में जो है एक आईएएस ऑफिसर का मकान है, जिसे हम बंगला बोलते हैं। ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये जो है आई थिंक प्रयागराज के जो आईएएस ऑफिसर है, मतलब जो डीएम है, तो उनके घर की ये इमेज है। वहां से मैंने जो है स्क्रीनशॉट लेके जो है यहाँ पे पेस्ट की हुई है। तो आपको बिल्कुल बंगला दिया जाता है, प्लस जो है आपको लगभग में 3 से 4 गाड़ियां भी अलॉट की जा सकती हैं। ठीक है, और क्या क्या दिया जाएगा? बिल्कुल गाड़ियां तो आपको दी ही दी जाएंगी। लाल बत्ती गाड़ी दी जाएगी, उस पर लिखा होगा जो है आपकी पोस्ट लिखी होगी, आप क्या हैं क्या नहीं है ना, लाल बत्ती उसमें होगी। तो ये सबसे बड़ी एक अट्रैक्शन मानी जाती है, पावर एक मानी जाती है, और जिसके लिए लोग जो है रात दिन मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपको लगभग में 3 के आसपास गाड़ियां जो है अलॉट की जा सकती है। वेरी करेगा कि जिस एरिया के आप ऑफिसर हो तो वो एरिया है कैसा। ठीक है, चलिए लास्ट में देखते हैं कि भाई आपको सिक्योरिटी भी क्या दी जाती है। तो बिल्कुल वहां पे देखा जाता है कि रीजन कैसा है, क्या रीजन ऐसा है जहां पे दंगे ज्यादा होते रहते हैं, अधिकारियों के ऊपर जो है अटैक होते रहते हैं, कैसा रीजन है, सेंसिटिव ज्यादा रीजन है, तो आपको ज्यादा ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ज्यादा गार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा में भी आपको तरह तरह की सुविधाएं दी जाती है जो जनरली जो है लोगों को नहीं दी जाती। जैसे जो है खाना बनाने के लिए जो है कुक दिए जाएंगे आपको, आपका मकान होगा तो वहां पे बहुत ही अच्छा पार्क होता है, और पार्क में जो है पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए माली वगैरह 2-4 दिए जाते हैं, गेटमैन दिए जाते हैं, साफ सफाई करने के लिए स्वीपर्स दिए जाते हैं, जो है आपके जो कपड़े होते हैं उनको प्रेस करने के लिए अलग से सर्वेंट्स जो हैं आपको दिए जाते हैं। कहने का मतलब पूरा एक स्टाफ जो है वो आपको दिया जाता है, जैसा कि आप जो है इमेज में देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे लगता है कि जितना एक आईएएस ऑफिसर है उसको सुविधाएं दी जाती है, तो उतनी सुविधाएं अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं दी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है पहला वीडियो था
और जैसा कि मैंने कहा था कि पहला वीडियो जब मैं डालूंगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा और आपके समझ में डेफिनेटली आएगा। तो आप अगर जो है सेंसिटिव स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा है तो आप डेफिनेटली बताएं, चाहे आपको सही लगा हो या आपको जो है खराब लगा हो। अगर कोई डाउट है आपके मन में इसके अलावा भी तो आप कमेंट जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं पढ़ के उसका आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।